हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके इस पीवाई की रिवीजन सीरीज में। और फिर बढ़ते हैं आगे प्रश्न पे। और ये जैसा कि देख रहे हैं, ये जून 21 का जो मर्ज सेशन हुआ था, तो ये द्वितीय पाली की प्रश्न है। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं प्रश्न के ऊपर। और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें जो भी बीपीएससी टीआरई 4 और यूजीसी ने टीजीटी पीजीटी 6 to 8 अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये बेस्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। और आज का जो पहला प्रश्न है क्या है, भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न पूछे गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। तो ये देखिए कि राजशेखर का जो है ये काव्य मीमांसा होगा, ठीक है। भट्टनायक का अभिनव हृदय दर्पण, ठीक है, हृदय दर्पण। विश्वनाथ का जो है ये साहित्य दर्पण होगा और अभिनव गुप्त का है अभिनव भारती। तो ए का जो है ये 4 होगा, तो ए का 4 जो है एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए तो ये देख ही लिया हम लोगों ने। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नंद दुलारी वाजपेयी के संबंध में सही है, तो कौन सा कथन सही है। तो नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की बृहत्तरी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो एक तो ये आपका सही है, इस प्रश्न के जरिया देख सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये निकल कर सामने आ रही है कि बृहत्तरी किसे कहा गया है, प्रसाद पंत और निराला को किसने कहा है, तो नंद दुलारी वाजपेयी ने। डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। आगे है, नंद दुलारी वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया, बिल्कुल नहीं किया था। अगला प्रश्न है नंद दुलारे, प्रश्न ही ऑप्शन है, नंद दुलारी वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे, तो ये बिल्कुल है। नंद दुलारी वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित नहीं, बिल्कुल प्रभावित थे, वो अप्रभावित नहीं थे, तो ये थोड़ा सा उल्टा दे दिया है। तो 1 और 2 1 और 3 जो है ये आपका सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अंधेर नगरी जो है ये एक प्रहसन है। अंधा युग जो है ये गीति नाट्य होगा। ध्रुव स्वामी जो है ये समस्या मूलक नाटक होगा। और आगरा बाजार जो है ये लोक नाट्य शैली में रचित है। तो अंधेर नगरी हाँ, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती का है। ध्रुव स्वामी प्रसाद का है। और आगरा बाजार जो है हबीब तनवीर का है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये जो ध्रुव स्वामी है 1933 का हो जाएगा। अंधेर नगरी जो है ये 1881 का हो जाएगा। और आगरा बाजार ये 1979 का हो जाएगा। तो ध्यान रखना है सभी को। चलिए देख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह से ली गई है। तो ये कल्पलता से ली गई है। और अगर आपने अभी तक मेरा पुराना वीडियो यानी कि पुराना 5-6 दिन पहले मैंने अपलोड किए हैं यूनिट 1 से यूनिट 10 तक, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में ऑलरेडी लगी हुई है, जितनी भी चाहे रचनाएं हो या गद्य विधाएं हो या काव्य विधा हो या निबंध नाटक उपन्यास कहानी विधा, जितनी भी लगी हुई हैं सभी रचनाओं के बारे में डिटेल्स से वहाँ पर मैंने बताया है। तो एक शॉर्ट वीडियो है 48-49 मिनट का, वो अवश्य देखें आप। उसमें सभी संग्रहित रचनाएं हैं और उनसे संबंधित और क्या हो सकते हैं प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो सभी मैंने डिटेल्स पूर्वक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताया है और अच्छे से, तो वो आप जरूर से देख लें, ठीक है। तो जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये कल्पलता निबंध संग्रह में संग्रहित है और ये जो है 1951 में प्रकाशित हुई है।
और अन्य निबंध देख लेते हैं इनका। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल 1948, कुटुज 1964, आलोक पर 1972, साहित्य सहचर 1965, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज माना है। तो ये भी इनके निबंध संबंधित विचार को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य है। तो नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र है। तो 4 होगा, 1 और 4 यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। 2 और 4 है, ठीक है, 2 और 4 है। तो नागार्जुन का जो बादल है वो कल्पना प्रसूत नहीं है और इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र संग्रहित हैं। तो डी ऑप्शन राइट होगा आपका। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नागार्जुन को क्या कहा जाता है? तो प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। ये राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन को कविताओं को, जो नागार्जुन की कविताएं हैं उनको नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर भी कहा जाता है। दूसरा फैक्ट यहाँ पर, इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा है। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर इन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविता लिखते थे। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। तो देख सकते हैं एक ही स्लाइड में कितने सारे फैक्ट देखने को मिले जो कि महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है, तो ये श्रृंगार प्रकाश है और इनका अन्य ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण और इनका टाइम पीरियड है 11वीं शती और जन्म स्थान मालवा है, ध्यान रखना है। अभिनव भारती जो है आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है और इसे नाट्य वेद विवृत्ति भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। व्यक्ति विवेक जो है महिम भट्ट, जिसे राजा नक की पुस्तक है, जिसे राजा नक भी कहा जाता है, महिम भट्ट को, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इनका टाइम पीरियड है 11वीं शती का पूर्वार्ध और जन्म स्थान इसका कश्मीर है। काव्य कौतुक ये भट्टोत का ग्रंथ है जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखी है, तो ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। तो घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं, बिल्कुल। और घनानंद ने सिर्फ कवित सवैये की रचना की है, ऐसा नहीं है, सिर्फ कवित सवैये की रचना नहीं की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी, तो बिल्कुल उन्होंने अपनी प्रेमिका जो है सुजान के प्रति भी प्रेम किया। और सुजान यानी कि वो जो जब सुजान से वो अपना वहाँ से जब उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया तो वो किसके प्रति होगी? गोविंद के प्रति, यानी भगवान के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा प्रकट की और फिर वो निम्बार्क संप्रदाय में भी दीक्षित हुए थे। तो ऐसा इनका कुछ व्यक्तिगत इनका जीवन रहा है। तो ये बिल्कुल घनानंद का जो प्रेम था वो संसारिक प्राणी की तरफ भी था और परमेश्वर के तरफ भी था, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सकटार जो था ये किसमें है? धातु से गोवर्धन दास को अगर आप जान रहे हैं तो ये अंधेर नगरी से हुआ। अब डी का 1 कहाँ है?
तो एक ही ऑप्शन में है डी में, तो यही आपका सही होगा। तो शक्टार हो जाएगा ये चंद्रगुप्त में। महाराष्ट्री जो है ये भारत दुर्दशा से संबंधित पात्र हैं, धातु से यशकंदगुप्त। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, और यहाँ पर लेखक देख सकते हैं चंद्रगुप्त के लेखक प्रसाद जी, और चंद्रगुप्त जो ये है 1931 की रचना है ये, और भारत दुर्दशा 1880, स्कंदगुप्त 1928, अंधेर नगरी 1881। तो ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। तो सबसे पहले जो राजश्री होगा ये 1915 का होगा, ठीक है, 1915। ध्रुव स्वामी जो है ये 1933, ठीक है। अजात शत्रु जो है ये 1922, और स्कंदगुप्त जो है ये 1928 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप राजश्री को रखिए। तो थर्ड नंबर पे राजश्री है, तो थर्ड नंबर किस में आएगा, डी में है, एक ही ऑप्शन में है। उसके बाद आएगा क्या आएगा, तो स्कंदगुप्त सॉरी अजात शत्रु आएगा 1 नंबर, तो 1 नंबर है। उसके बाद 4 आएगा क्योंकि 1928 है, और उसके बाद सबसे लास्ट में 1933। और ये ध्रुव स्वामी जो है प्रसाद की अंतिम नाट्य कृति भी मानी जाती है 1933 की। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख ही लिया सॉरी दोस्तों। और देखिए इनके अन्य नाटक भी देख लें साथ में। 1910 में सज्जन, कल्याणी परिणय 12, करुणारय 12, प्रायश्चित 1913, विशाख 1921, जन्मेजय का नाग्य 1926, कामना 27, एक घूट 30, और एक घूट जो है ये एकांकी भी मानी जाती है प्रसाद की। ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त जो है 1931 की नाट्य कृति है, तो ध्यान रखना है सभी को। चलिए अन्य देख लेते हैं अब। अभिकथन और दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। चलिए, तो ये जो अभिकथन है, फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है, और क्योंकि कारण दिया गया है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी होता है। तो ये जो है ये दोनों ही सही है, क्योंकि फ्रायड के द्वारा बताया जा रहा है कि फ्रायड मानते हैं, तो उनके द्वारा बिल्कुल सही माना गया है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है, तो कैसा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लें। ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो ए में क्या है, यहाँ पर संस्कृत निष्ठ, तर्कपूर्ण, और फिर ये होगा युग विशेष का आभास देने वाली। ये मेरी तिब्बत यात्रा जो कि राहुल संस्कृतायन जी का यात्रा वृत्तांत है, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। और ये यात्रा वृत्तांत 1937 का है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है, तो ये जो है लॉर्ड कर्जन को संबोधित है शिव शंभू के चिट्ठे, और ये सन 1904-5 के बीच लिखी गई, जो कि भारत मित्र पत्रिका में ये प्रकाशित की गई है, ये ध्यान रखना है। और ये जो है जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया गया है इस उपन्यास यानी कि निबंध के माध्यम से। उपन्यास नहीं है, निबंध है, और ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, और व्यंग पूर्वक भी लिखी गई है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं, तो ये जो है ये राजकुमारी चंद्र दीक्षित है और सुचरिता है। तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये 1946 के उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ। और इनके अन्य उपन्यास के जो पात्र हैं, बाणभट्ट है, निपुणिका जिसे निपुणिया भी कहा जाता है, और प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का इसमें चित्रण किया है। कब का, तो हर्षकालीन। तो ये भी ध्यान रखना है इस उपन्यास के विषय में। निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं, तो कौन से हैं, तो ये हो जाएगा राजा निर्वंशिया जो कि 1957 ईस्वी का है, और कस्बे का आदमी जो कि 1958 का है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा।
देखिए यहाँ पर दिया गया है, राजा निर्बंसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, कमलेश्वर की अन्य कहानी संग्रह है, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दर या 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। तो ध्यान रखना है उनके अन्य निबंधों को भी। परिंदे कहानी के पात्र है, तो परिंदे में रिचर्ड होंगे, डॉक्टर मुखर्जी होंगे, ठीक है, और मिस्टर ह्यूबर्ट भी होंगे। तो ये तीनों हैं, लेकिन रामधन नहीं है। अब देखिए ऑप्शन कैसा दिया गया है वो भी साथ में देखना है। तो सी होंगे। परिंदे कहानी के जो पात्र हैं डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा रिचर्ड था ना, ओ सॉरी रिचर्ड ये तमस उपन्यास के हैं। तो ये डॉक्टर मुखर्जी हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट है, तो नाम थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो देख सकते हैं कि इसी तरह से कन्फ्यूजन होता है। तो ये परिंदे कहानी जो कि 1960 भीष्म निर्मल वर्मा द्वारा रचित है, और इसमें जो है डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट हैं। और बाकी जो कहानी कार हैं ये बहुत ही, इसमें इनके कहानी की विशेषताओं को आपको ध्यान रखना है कि बड़ा ही इसमें जो आप परिंदे कहानी के दौरान देख पाएंगे उनकी विशेषताओं की कहानियों को, तो बहुत ही आपको अकेलापन, त्रास भरी जिंदगी मिलेगी उसमें। और इनकी यही विशेषताएं हैं कहानियों की। और आगे देख लेते हैं, नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। और रिचर्ड जो हैं ये भीष्म साहनी के उपन्यास तमस जो कि 1973 के पात्र हैं। रामधन जो है यानी कि रामधन मिश्र मुंशी प्रेमचंद्र के पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं रामधन, तो ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वो ऐसा है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? तो ये मेहता और मालती के बीच हुआ है। और ये जो है गोदान 1936 का उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा हुआ। और अन्य पात्र हैं इसके, होरी हैं, धनिया है। होरी जो है धनिया का पति रहता है, गोबर उसका बेटा रहता है, झुनिया गोबर की पत्नी रहती है, भोला जो होरी का मित्र रहता है और झुनिया का पिता रहता है, राय साहब और खन्ना, दाता दीन, गोविंदी आदि हैं पात्र। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा और ऋण यानी कि कर्ज की समस्या का वृहद अंकन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ भी रिचर्ड दिया गया है। ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है। तो ये जो है पात्र नहीं पूछा गया है, तो ये रत्तो नहीं है। बाकी रिचर्ड, नथु, हयात बख्श ये सारे तमस के उपन्यास पात्र हैं, और जिसका प्रकाशन हुआ है 1973 ईस्वी में, ठीक है। और अन्य इसके पात्र हैं रिचर्ड, नथु, हयात बख्श, वानप्रस्थ, लीजा, जर्नैल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण, नूरी, इलाही, मोहन, तमस के अन्य पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है, किसके लिए? तो नवोत्थान के कवि के रूप में। किसको? मोहम्मद इकबाल को ध्यान में रखना है। और किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसने? दिनकर ने। किसमें? संस्कृति के 4 अध्याय में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये जो है इसको 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है रामधारी सिंह दिनकर को। और ये जो है भारत की सांस्कृतिक इतिहास को इन्होंने 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयत्न किया है, जो भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है। संस्कृति के 4 अध्याय और निबंध का प्रकाशन इसका 1946 में हुआ था, और साहित्य अकादमी भी इसे मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले जो होंगे वे स्वयंभू होंगे, फिर लुइपा होंगे,
और फिर पुष्पदंत होंगे, फिर हेमचंद्र होंगे। तो स्वयंभू जो है ये 783 यानी कि लगभग 8वीं शती मान के चलिए। फिर लुइपा होंगे, पुष्पदंत जो है 972 ईस्वी, और ये 10वीं शती मान कर चले पुष्पदंत को। हेमचंद्र 1088, तो इनको 11वीं शती मान कर चले। और लुइपा का समय कहीं कहीं जो है 773 ईस्वी भी देखने को मिलता है, तो ये इनको ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है? तो कुंभन दास के ये पुत्र थे और हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। और चतुर्भुज दास का जो टाइम पीरियड था वो 1530 से 1585 के बीच है, और इनके गुरु गोसाई विठलनाथ थे। इनका जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था, और ये अष्टछाप के कवि थे। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास सबसे बड़े तथा नंददास जो थे ये सबसे छोटे थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो सूची 1 में उच्चारण और यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं। तो ओष्ठ जो है ये प वर्ण, इसमें प वर्ग की सभी वर्ण आएगा ओष्ठ के अंदर। और दंत जो है ये आएगा आपका त वर्ण, और कंठ जो है ये ग वर्ण, और फिर तालव्य जो है ये च वर्ण में आएगा। तो इस तरह आपका जो ऑप्शन बी है वो राइट होगा। हालांकि यहाँ पर नीचे दे दिया गया है लेकिन देख लिया गया हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, रिपब्लिक है, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और एसेज एनिशियंट एंड मॉडर्न। तो ये थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मुझे, तो डायरेक्ट यहाँ पर देख लेंगे। देखिए कि रिपब्लिक जो कि प्लेटो का है ये 380 ईसा पूर्व। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आइए रिचर्ड का है, ये 1929। एशेंट एसेज एशियंट एंड मॉडर्न ये टॉमस स्टैंड इलियट का है 1936। और माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड जो कि लियोनेल ट्रिलिंग का है 1972 ईस्वी। तो ये पाश्चात्य समीक्षक हैं और उनकी पुस्तक है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हैं, तो क्या है? तो ये हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और व्याकरण में ये पारंगत थे, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। और अन्य देख लेते हैं कि चंद्रवरदाई जो थे ये छप्पे इनका निजी छंद था, और शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदाई को छप्पों का राजा कहा है। और इनकी अधूरी कृति जो है पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जो है जल्हन ने पूर्ण किया था। तो पुस्तक जल्हन हथ दे गई निरपन, कुछ इस तरह की पंक्तियां हैं, और अभी मैं भूल रही हूँ, लेकिन पुस्तक जल्हन हथ दे ये जो पंक्तियां हैं ये इसके आगे कुछ और पंक्तियां हैं, अभी मैं भूल रही हूँ। लेकिन ये जब शुक्ल जी का बुक पढ़िएगा या डॉक्टर नगेंद्र का, तो इसमें साफ आपको दिख जाएगा। तो इनके अधूरे ग्रंथ को यानी कि पृथ्वीराज रासो को उनके पुत्र द्वारा पूरा किया गया, जिनका नाम जलहन था। आगे देखते हैं कि मेहरारी गिरधर गोपाल दूसरोना की कुया और दध मध धृत काढ़ लिया डाढ़ दया छुया। तो ये जो है पंक्तियां उपयुक्त छुया का अर्थ है, तो ये मट्ठा है, देख सकते हैं छुया। तो इसका आप समझिएगा कि छूने से इसका तात्पर्य है, और कोई कोई कुछ ही भी अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ दिया गया था छुया यानी कि मट्ठा, यानी कि छोड़ दिया, तो क्या मट्ठा छोड़ दिया जाता है, और धृत काढ़ लिया जाता है। तो उसी तरह गिरधर गोपाल है, मीरा की बात हो रही है यहाँ पे, और गोविंद की। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। छुया मीन्स होता है मट्ठा। उपयुक्त पंक्ति भक्ति काल संप्रदाय निरपेक्ष कवि भक्ति शाखा की कवित्री मीराबाई की है, और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद, राग सोठा, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। और मीरा जी की जो अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं देख लें एक बार। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हरि तुम हरो जन की पीर, घायल की गति घायल जाने और ना जाने कोई, तू जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी पंक्तियां हैं मीराबाई जी की, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और आज का लास्ट प्रश्न देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन
मूलतः संबंधित विचारक कौन है? तो ये है वाल्तेयर। तो इतिहास दर्शन के मूलतः संबंधित विचारक वाल्तेयर है। और ये जो है वाल्तेयर का पूर्ण मूल नाम जो था फ्रांसिस मेरी एरोयेत था। ये वाल्तेयर नाम से रचना करते थे और इनका जन्म पेरिस में 21 नवंबर सन 1994 को हुआ था। इन्होंने नाटक, दर्शन, व्यंग तथा काव्यशास्त्रीय रचनाएं लिखी और बंधी बंधाई परंपराओं का भी इन्होंने सर्वथा विरोध किया था। तो आज हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा और साथ में पूरे डिटेल्स के साथ देखा, 4 ऑप्शंस के साथ, जो कि काफ़ी हेल्प रहती है इस तरह से करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक प्रश्न के साथ हम लोगों ने कई प्रश्न और नए फैक्ट को देखा, महत्वपूर्ण फैक्ट को देखा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ। तब तक बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।